Hello, guys. A very good morning to all of you. I hope you all are fine and doing good at your level. जैसे ही हमने बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीटीयू में जो पूछे जाते हैं उसको टारगेट करेंगे, उसको क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और टॉपिक जितने भी हैं हर एक यूनिट के वो कवर अप करते जाएंगे। तो उसमें फर्स्ट यूनिट में नियर अबाउट इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं और उसको किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, वो हम डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी यूनिट 1 में क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट वो हम कवर अप करते जाएंगे धीरे धीरे और उसके बारे में समझते जाएंगे। जैसे हमने बोला था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि धातु दूर એટલે કે મેટલ રિમૂવલ કરવાની પ્રક્રિયાની જરૂરિયાત સમજાવો। मतलब नीड ऑफ मेटल कटिंग प्रोसेस और मेटल रिमूवल प्रोसेस। क्यों मेटल रिमूवल प्रोसेस की इम्पोर्टेंस है, मेटल रिमूवल प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या है, मेटल कटिंग प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्वेश्चन हमको 3 मार्क्स में पूछा जाता है जीटीयू में। तो हम आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट इज दरेक इंजीनियरिंग धातु पर आक्रिया थई शके छे। कोई भी इंजीनियरिंग हो उस मेटल के ऊपर ये प्रोसेस हो सकती है। दूसरा, प्रमाणित ચોકસાઈ એટલે કે માપ, સાઇઝ, ટોલરન્સ નો દાગીનો બનાવી શકાય છે। मतलब रिक्वायर्ड शेप, साइज या टॉलरेंस का कोई भी वर्क पीस हम मशीन को कट करके, मतलब मेटल को कट करके बना सकते हैं, राइट। थर्ड वन इज प्रमाणित आकारवाળા દાગીનાઓ બનાવી શકાય છે। रिक्वायर्ड शेप का जो वर्क पीस है वो अच्छी तरीके से बनाया जाता है, इसलिए मेटल प्रोसेस का इम्पोर्टेंस बहुत ही है। उसके बाद प्रमाणित सरफेस फिनिशिंगना दागीनाओ बनावी शकाय छे। सिर्फ मशीन को, मेटल को कट नहीं, बट उसको फिनिशिंग करने का काम भी मेटल रिमूवल प्रोसेस से हम कर सकते हैं। धातु दूर करवानी प्रक्रिया झड़पथी थाय छे। मेटल को रिमूव करने के लिए थोड़ी प्रोसेस है वो फास्ट हम कर सकते हैं, इसलिए मेटल रिमूवल प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मशीन टूल ने विस्तृत मीन्स इलोबरेट टूलिंगनी जरूर पड़ती नहीं। मशीन टूल जो हम बोलते हैं उसको इलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। टूलनो घसारो मोंघो पड़तो नहीं। जो हम टूल है, मतलब सबसे पहले हमको पता है कि टूल क्या होता है, राइट। जो मेटल है, जो वर्कपीस हम बोलते हैं, उसको काटने के लिए जो टूल यूज़ होता है उसको हम कटिंग टूल बोलते हैं। तो वो कटिंग टूल घिस नहीं जाता मेटल कटिंग प्रोसेस से, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और लास्ट, मशीनिंग साथे संबंध धरावता मोटा भागना पेरामीटरનું व्यवस्थितपणे नियंत्रण કરી શકાય છે। मेटल रिमूवल प्रोसेस से जो मशीन है उसके साथ जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको इजीली कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, इसलिए हमारे जो मेटल रिमूवल प्रोसेस है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, राइट। सो आज का जो हमारा पहला टास्क है वो यही है, धातु दूर એટલે કે मेटल रिमूवल करवानी प्रक्रियानी जरूरियात समझाओ। इंग्लिश में अगर बात करें तो राइट इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल रिमूविंग प्रोसेस, जो 3 मार्क्स में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है हमको, राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल फॉर्मिंग एंड मेटल जनरेटिंग प्रोसेस, राइट। मेटल फॉर्मिंग एंड मेटल जनरेटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हमको एक्सप्लेन करना है। तो 3 से 4 पॉइंट हमको लिखने हैं कि जो डिफरेंस दिखाता है व्हाट इज़ मेटल फॉर्मिंग एंड व्हाट इज़ मेटल जनरेटिंग, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, मेटल फॉर्मिंग और मेटल जनरेटिंग समझाओ, मेटल फॉर्मिंग एंड मेटल जनरेटिंग एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले मेटल फॉर्मिंग क्या होता है। दागीनाना आकारनी जरूरियात प्रमाणे फोम टूल थी
करेल मशीनिंग ने फॉर्मिंग कहेवामां आवे छे। मतलब जो भी हमको शेप देना है वर्कपीस के ऊपर, उसके लिए जो टूल यूज़ होता है वो ये शेप का होता है। जैसे यू शेप हमको देना है वर्कपीस के अंदर, तो टूल भी यू शेप जैसा ही होता है। जैसा शेप देना है वैसा ही टूल यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग टूल, फोम टूल जिसको बोला जाता है। तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस। जबकि मेटल जनरेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, दागीनानी सरफेस टूलनी गति, दागीनानी गति अथवा टूल અને દાગીનાની ગતિને કારણે મેળવાતી સપાટીની પ્રક્રિયાને जनरेटिंग प्रोसेस कहवाय છે। दूसरी लैंग्वेज में अगर बात करें तो मेटल जनरेटिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो जो वर्कपीस है उसकी सरफेस, टूल की स्पीड, वर्कपीस की स्पीड एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, फिर एक दूसरे में घिसती है और फिर कट करके, जैसे हम ग्राइंडिंग प्रोसेस की बात करें तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में क्या होता था, एक ग्राइंडिंग टूल रोटेट करता था, हम वर्कपीस उसको टच करवाते थे, तो ग्राइंडिंग की जो टूल की स्पीड होती थी वो जब वर्कपीस को टच करता है तो वहाँ से मटेरियल रिमूव होता है, तो उसकी वजह से जो कटिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेटल जनरेटिंग प्रोसेस। उसके बाद मेटल फॉर्मिंग में और क्या होता है, अलग अलग आकार माटे मैचिंग टूल જોઈએ છે। जो भी शेप होगा उस शेप के लिए हर एक टूल नया नया चाहिए। जैसे कोई यू शेप है, कोई वी शेप है, तो जैसा शेप ऐसा टूल हमको चाहिए होता है। जबकि टूलનો आकार सपाटी ऊपर आधार રાખતો નથી, કારણ કે સિંગલ પોઈન્ટ કટિંગ ટૂલથી ફેशिंग, टर्निंग, प्लेनिंग वगैरह ऑपरेशन કરી શકાય છે। इसमें क्या होता है कि टूल का शेप वर्कपीस के शेप से मैच नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उससे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे टर्निंग करना है मतलब कट करना है, प्लेनिंग करना है सरफेस को प्लेन करना है, या फेसिंग करना है सरफेस में, सरफेस की जो फेस होती है उसको ठीक करना है, तो ऐसी कटिंग करना है तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हो जाता है। एक ही टूल बहुत सारे टास्क, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो शेप है उस तरीके का ही हमको टूल चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं मेटल फॉर्मिंग की प्रोसेस एंड मेटल जनरेटिंग की प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग की प्रोसेस क्या है, मिलिंग मशीन पर बनावेल गियर, मिलिंग मशीन में जो गियर बनाए जाते हैं वो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। और उसके बाद बोल्ट અને નટનો चेम्फर वाला भाग, बोल्ट एंड नट आपने देखा होगा तो वहाँ पे साइड में जो चेम्फर का पार्ट बनाया होता है वो चेम्फरिंग हमने की होगी है, वो मेटल फॉर्मिंग से की होती है। जबकि मेटल जनरेटिंग में क्या होता है, शेपर मशीन ऊपर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल थी फेशिंग। जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करें तो वो बहुत सारे मशीन में यूज होता है। लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग यूज कर सकते हैं, शेपर मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, प्लानर मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, एंड स्लॉटर मशीन में भी हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही टूल और बहुत सारे टास्क हम कर सकते हैं। दूसरा है लेथ ऊपर टर्निंग કરીને બનાવેલ शाफ्ट बुश, राइट, जो शाफ्ट बनता है, जो बुश बनते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से लेथ मशीन के ऊपर, वो भी एक मेटल जनरेटिंग प्रोसेस ही है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे आप देख सकते हो ये जहाँ पे सरफेस, ये जो सरफेस है कुछ ऐसे टाइप की दिख रही है हमको, राइट, एस शेप की, तो इसके लिए जो टूल यूज़ हुआ है वो भी एस टाइप का ही हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं मेटल फॉर्मिंग। फिर आप ड्रिलिंग करते हो तो ड्रिलिंग में जो टूल होता है वो जितना साइज़ का होता है उसी साइज़ का होल होता है यहाँ पे, तो इसको भी जो शेप का टूल उसी शेप का आकार, तो उस तरीके से इसको ड्रिलिंग को भी हम बोलते हैं मेटल फॉर्मिंग। और यहाँ पे देख सकते हो डाई, एक डाई थ्रेडिंग डाई, वो भी यहाँ पे बनाएगी तो वो सेम ही शेप आएगा। जबकि यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मटेरियल रिमूव करने स्ट्रेट कट लेगा, यहाँ पे क्रॉस कट लेगा, यहाँ पे ऐसा एस कर्व बना है तो भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से बनेगा। यहाँ पे आप कटर देख सकते हो, सरफेस के ऊपर कटर करके कट करना। यहाँ पे आप देख सकते हो वी शेप, यू शेप बनाते हैं, कटर से बनाते हैं, तो उसमें क्या है, कटर कट करता है चीज़ को, तो वो होती है मेटल जनरेटिंग प्रोसेस। तो आज का जो हमारा दूसरा टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मेटल फॉर्मिंग एंड मेटल जनरेटिंग। मेटल फॉर्मिंग અને मेटल जनरेटिंग વચ્ચેનો તફાવત લખો। एंड थर्ड क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ इस तरीके से होता है कि राइट कटिंग प्रोसेस कार्यवाहीनी रीत समझाओ।
मतलब जो मेटल कटिंग प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है वो एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायग्राम दी गई है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आपको देख रहे हो वो है मेटल, और ये है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये मेटल के ऊपर ये जो टूल जब कट करता है तो ये जो आप देख सकते हो ये पोर्शन कट होके निकला है। ये जो चिप देख रहे हो वो मेटल कट होके निकला है क्योंकि यहाँ से हमने कट करा है। ये एक एग्जांपल ले लो, ये एक पेज है, ये एक कातर, આપણે કેમ ગુજરાતીમાં કાતર છે, કાતરની यदि कापो तो कापो तो आ कागड़ एक भाग ने आ कागड़નો બીજો भाग, तो इसको हम बोलते हैं चिप जो कट हुई है। तो वैसे ही मेटल है, मेटल को कट करने के लिए यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। जो हमने कट किया तो यहाँ पे चिप्स निकली, चिप्स मतलब जो कटिंग पोर्शन हो चुका है वो। तो इस तरीके से कटिंग प्रोसेस होती है। देख लेते हैं क्या होता है। જ્યારે धातु पर कटिंग કરવામાં આવે છે ત્યારે કમ્પ્રેશન, શિયર વગેરે પ્રકારના બળ, प्रतिबल पैदा થાય છે। स्लिप અને स्लाइड પણ पैदा થાય છે। जब हम वर्कपीस को टूल से काटते हैं तब वहाँ पे कंप्रेशन, शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स भी जनरेट होता है, और वहाँ पे स्लिपिंग एंड स्लाइड मतलब वो एक दूसरे में जब फ्रिक्शन में आते तो स्लिपिंग भी होता है और थोड़ा स्लाइड भी होते हैं कटिंग होने के टाइम। कटिंग मेकेनिज्म में सामान्य रीते बे मुख्य गति प्रदान करवामां आवे छे, प्राइमरी कटिंग मोशन और सेकेंडरी मोशन। जब हम वर्कपीस को कट करते हैं टूल से तो वहाँ पे दो टाइप के कटिंग मैकेनिज्म हमको देखने को मिलते हैं, प्राइमरी कटिंग मोशन और दूसरा है सेकेंडरी कटिंग मोशन। प्राइमरी कटिंग मोशन एंड सेकेंडरी कटिंग मोशन। जे प्रकारनो कटिंग टूल वापरवानुं होय अने जे प्रकारना मशीन टूल उपर वापरवानुं होय ते प्रमाणे प्राइमरी कटिंग मोशन और फीड मोशन आपवामां आवे छे। अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग फीड मोशन होती है। जैसे कि कोई एक मशीन है उसके ऊपर लेथ मशीन है, उसके ऊपर सिंगल पॉइंट यूज़ करना है तो उसके लिए प्राइमरी मोशन एंड फीड मोशन कौन सी है वो डिसाइड कर लेते हैं और उसके ऊपर वो प्राइमरी और सेकेंडरी मोशन हम करते हैं। जे सपाटी ऊपर एलिमेंटનું कर्तन થતું હોય તે સપાટીને शियर प्लेन કહેવામાં આવે છે। जो सरफेस है जिसके ऊपर एलिमेंट के ऊपर थोड़ा सा कटिंग हो रहा हो, कोई एंगल जनरेट हो रहा हो, तो उस एंगल को, उस प्लेन को हम बोलते हैं शियर प्लेन। शियर प्लेन ऊपर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लीधे चिप पैदा थाय छे। जब हम यहाँ से कटिंग करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो शियर फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से चिप जनरेट हो रही है, तो चिप पैदा थाय छे। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन निश्चित रूपे शियर प्लेन पर थतुं नथी, मतलब जब शियर प्लेन होगा तो उसमें वहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं होता, पण पातड़ा गाड़ा ऊपर पथरायेलू होय छे, बट वो एक स्मॉल थिक जो हम बोलते हैं ना थिन, एक राइट पर बना होता है और ते गाड़ा ने शियर जोन, और वो पोर्शन को शियर जोन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एरो दिखाया गया है नीचे, वो एरो है शियर, प्राइमरी शियर जोन, राइट, वो है प्राइमरी शियर जोन, यहाँ पे आपको दिखाया गया है वो, ये जो है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी शियर जोन अथवा प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, या तो उसको प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन भी बोला जाता है। कारण के कटिंग टूलनी कापवानी क्रिया चालू रहता उपरनी सपाटी पर कर्तन शुरू करता वर्कपीस पर बळ अने गति आपता ग्रेन स्ट्रक्चर खेंचाय छे। जब हम ऐसी कटिंग प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा फ्रिक्शन होती है और जो वर्कपीस होता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर थोड़ा सा खींचाव महसूस करता है। डेप्थ ऑफ कटना सापेक्ष में अने त्यारबादनी उपली लेयर्स धीमे धीमे वर्कपीस से जुदी पड़े चिप थाय छे। और इस तरीके से क्या होता है, यहाँ से जो हमने मटेरियल देखा था वो कट होता जाएगा और वो चिप्स के फॉर्म में बाहर निकलता जाएगा। तो ये हमारी कटिंग प्रोसेस इस तरीके से सक्सेसफुली होती जाएगी, राइट। तो इस तरीके से कटिंग प्रोसेस हमारी वर्क करती है। तो आज का जो थर्ड टास्क है वो यही है, राइट कटिंग प्रोसेस मेथड, कटिंग प्रोसेसनी रीत समझाओ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।
This video is about the mechanism of metal cutting. Consider the turning operation. Like any metal cutting process, there is a workpiece shown in orange. This is the tool which removes the unwanted material to give the finished surface. In an exaggerated view, we can see the cutting zone. This is the primary cutting edge of the tool, which separates the unwanted material from the workpiece. This material, called chip, then flows over the rake face shown in blue. If we view the cutting zone perpendicular to the cutting edge, the cutting edge becomes a single point, and the familiar image of metal cutting shows up. This is the uncut chip, and this is the chip after being cut. It is generally found that the thickness of the chip is greater than that of the uncut chip. According to Ernst Merchant, the material fails by plastic deformation followed by shearing along this plane. The mechanism of chip formation can be shown by Pispanen's card analogy. Assume this is a bunch of playing cards. As the tool advances, the cards will slide against each other here and move upwards along the tool's rake face. As a result, the thickness changes from here to here. This happens during metal cutting as well. So this zone is called the primary shearing zone, which generates the maximum heat. There is also some rubbing of the tool with the chip and the workpiece. These zones are called secondary and tertiary shearing zones respectively. In the next video, we'll talk about the various cutting forces. Keep watching this space for more videos like this.